पिछले कल भी और आज भी हम हिमाचल के संदर्भ में सभी मंत्रीगणों से हिमाचल के अधिकार के बारे में बात हमने की है। सबसे पहले हम CR पाटिल जी को मिले। CR पाटिल जी ने के साथ हमारी मीटिंग हुई। उसमें किशाऊ बांध को पावर प्रोजेक्ट को लेकर हमारी बातचीत हुई और वो चाहते हैं कि किशाऊ पर नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है और किशाऊ पर डैम बनना चाहिए। हमने इस बात को स्वीकार किया कि डैम बनना चाहिए, इसका 50% पानी जो है वो हरियाणा को मिलेगा, कुछ भाग उसका दिल्ली को मिलेगा, कुछ भाग उत्तर प्रदेश को मिलेगा। अब वो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट को 90% तो पानी के कंपोनेंट को तो भारत सरकार पे करने के लिए तैयार है और कह रहे कि और जो पावर जनरेशन का वो कंपोनेंट है उसको कह रहे हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल उसकी कॉस्ट को बेहतर करें। तो उन्होंने कहा कि जब नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट को 90-10 के हिसाब से आप हरियाणा को दे रहे हैं, तो पानी हिमाचल और उत्तराखंड का है, तो हमें इस बात में कोई लगाव नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए तो हिमाचल प्रदेश ने कहा कि आपको उसका पूरा पैसा वहन करना पड़ेगा और अगर वो पूरा भाग करेंगे तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार जो बिजली जनरेशन में खर्चा आएगा उसको बाहर करे। तो हमें तो प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, ये पैसा उन राज्यों को वहन करना चाहिए जिनको पानी की जरूरत है। और हमारे जो इस मामले में हमारी बात आगे बढ़ी है और जल्दी एक बैठक आने वाले समय में होगी। और दूसरा जल जीवन मिशन के तहत कुछ फंड की बात है जो काफी रुका हुआ है, काफी पहले से स्कीम है, उस बारे में हमने ध्यान अवगत करवाया। उसके बाद हमारी बैठक जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ थी, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन उसमें हमको टॉप अप करना पड़ता है, काफी पैसा उस स्कीम में राज्य सरकार को भी देना पड़ता है। उस संदर्भ में उन्होंने हमारी कहा कि जो भी चीज होगी उसको मैं ध्यान में रखूंगा। तीसरा जो मुख्य मुद्दा हमारा कल मनोहर खट्टर जी से बात करने का था, आप जानते हैं बीबीएमबी में की समस्या चल रही है। बीबीएमबी में जब बीबीएमबी बना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और 10-12 साल में जब ये बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से जो स्टेट का राइट था, क्योंकि सब वर्ष हिमाचल के गांव हुए, बिजली का फायदा भी बीबीएमबी को हो रहा है, पंजाब हरियाणा को हो रहा है, हिमाचल को कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हमें उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 7.19% शेयर दिया और जो शेयर तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने एक अवार्ड दिया हिमाचल प्रदेश को फेवर में। वो एरियर के लिए बार बार हरियाणा एफिडेविट फाइल करता है, एरियर को डिले करने की कोशिश करता है। हमने ये बात CR पाटिल जी को भी बताई कि जब केंद्र की सर्वोच्च अदालत ने हिमाचल प्रदेश की सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है, तो अगर हरियाणा पानी चाहता तो एक एफिडेविट वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करे कि बीबीएमबी का एरियर में हमें देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो हिमाचल के अधिकार है उनमें अड़चन ना डाले और हिमाचल से आप पानी भी लेना चाहते हैं उसमें हम अड़चन नहीं डाल रहे। हमारे लिए पंजाब भी भाई की तरह है, बड़े भाई की तरह, और हरियाणा भी छोटे भाई की तरह है, बड़े भाई की तरह है। हम छोटे भाई हैं, आप समझौते नहीं, लेकिन हमारे अधिकारों में अड़चन डालेंगे तो समझौता कैसे हो सकता है। और बीबीएमबी में हमने कहा कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए
हमारे यहाँ पानी, हमारी जमीनें गई, हमारे लोग इतने सालों से ऑस्ट्रिच बन के रह रहे हैं, उनके नाम पर पटे नहीं हो रहे हैं। चाहे पौंग डैम का भी बात आई, राजस्थान में पटे मिले इंदिरा गांधी कैनाल के कारण, लेकिन आज तक लोगों को पूरा अधिकार नहीं मिला। और कितने सालों से धक्के खा रहे हैं। हमने उस बात को भी माननीय कलेक्टर साहब के साथ उठाया। कलेक्टर साहब ने सारी बातों का सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो हरियाणा के लिए पानी के लिए उनकी गिरी गंगा पर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात है, हमने उसमें भी सहमति जताई, उनको हमने आश्वासन दिया। और तीसरा जो प्रमुख बात की, हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और हमने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि हमारा आरटीजी कम हुई है तो हमें एडिशनल बोरिंग दी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि एडिशनल बोरिंग के सारे पहलुओं को जांच करेंगे और उस पर बात करेंगे। आज हम फाइनेंस कमीशन को मिलकर आए हैं और फाइनेंस कमीशन के पास हमारे 2 घंटे से प्रेजेंटेशन चली है। हमने अपने मुद्दे रखे, अपने बात रखी और फाइनेंस कमीशन के सामने हमने एडिशनल मेमोरेंडम दिया कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। और हमने जो उनके फाइनेंस कमीशन के पैरामीटर है, उन पैरामीटर के अनुसार हमने आगे बात की। ये सब मुद्दे थे और इन सब बातों पर हमने उनसे मुलाकात की। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, पीएम से भी मुलाकात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जो बागवान है, जब ये सीजन चलता है हमारा एप्पल्स का, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी, जो टर्की से जो टैरिफ है वो डबल होना चाहिए, ताकि हमारे जो बागवान है सीजन के समय उनकी जो कॉस्ट है उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है। जो बाहर फ्री ट्रेड के कारण वो एप्पल या ट्रेड के कारण कोई एप्पल वहाँ इंडिया में आता है, उस मामले में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बात कही। एक और मेरी मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल मेरी पावर मिनिस्टर साहब से बात हुई। एक बैरासूट प्रोजेक्ट है जो NHPC बनाती है, उस प्रोजेक्ट को 40 साल हो गए। उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में स्टे किया है। जो भी पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के में बने हैं वो किस राज्य को कितने साल बाद मिलने चाहिए, इसके बारे में कोई ओपन नीति नहीं है। उसका नुकसान हमें होता है। हमारे पास व्यर्थ पानी के रूप में है और जो पावर प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो वाटर है और जो फिनिश गुड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो बिजली के पावर प्रोजेक्टों में हमारा रॉयल्टी बढ़े, जिसका जो कर्ज लिया है जिस पावर प्रोजेक्टों के चक्कर उसमें, उस कर्ज की अगर वापसी होती तो हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में भी मैंने इन सब लोगों से बात की है। धन्यवाद सर। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक लेकर रहने वाली क्या कुछ अपेक्षा हिमाचल के? सर नहीं, हिमाचल के मुख्य मुद्दे तो टूरिज्म हाइड्रो इससे संबंधित ही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्टेट है, वहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट बने। तो अपने धर्मशाला को बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए चुना है। बाकी उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी जाएगी। और जितने पावर हम 12,000 मेगावाट बिजली को हार्नेस करते हैं, पैदा करते हैं, पर हमें फ्री रॉयल्टी के रूप में सिर्फ 12% मिलता है। हमने कहा है कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, जब प्राइवेट प्रोजेक्ट वाले हमें फर्स्ट 12 बेसमेंट 12 साल देते हैं, 18 साल 12 से 30 साल के बीच में 18% देते हैं और 30 से 40 साल के बीच में 30% देते हैं और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट राज्यों को वापस कर देते हैं। इस नीति को जो पावर प्रोजेक्ट लगे है उसको पब्लिक जो PSU है उनके द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, 2 क्वेश्चंस हैं। एक आपने पिशाऊ की बात की है कि ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, क्या उसके कुछ रूल्स या देखिए पिशाऊ में वो कहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है
कि जो हिमाचल तय करेगा हम उनके साथ हैं। हमारी और उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक पहलू है कि हमारी जमीन भी सबमर्ज होगी, हमारे लोग भी डिस्प्लेस होंगे, और हमें कह रहे कि आपके जो पानी है हम हरियाणा और अदर स्टेट्स को तो 90-10 में देंगे, लेकिन आपके वहां जो बिजली पैदा होती है उसका खर्चा आप उत्तराखंड भी वहन करें और हिमाचल प्रदेश भी वहन करें। तो मैंने उसमें ऑब्जेक्ट किया, जिनको जरूरत है पैसा उनको खर्च करना चाहिए। इसकी कॉस्टिंग कितनी इंक्रीज हो गई है जब से प्रोजेक्ट लैंड अब तो ये मेरे ख्याल से ऊपर आया है? ये 14-15 हजार करोड़ के करीब की कॉस्टिंग है। नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में दिल्ली में पानी की जरूरत है, हरियाणा में पानी की जरूरत है, और रोज ये जो चला रहता है वो समस्या का भी समाधान है। अगर समस्या का समाधान करना है और आपका रुचि है तो आपको पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक से दूसरा सवाल, आपने टर्की वाली बात की, उसमें कितना परसेंटेज आपने इंक्रीज करने की? मैंने कहा कि डबल होना चाहिए ताकि हिमाचल के बागवानों को नुकसान ना पहुंचे। अभी मेरे पास 60% के करीब था। सर एक सवाल की संगठन कब तक निर्माण हो जाएगा, उसमें इसका समय? क्या संगठन को लेकर भी दिल्ली में मुलाकातें होंगी? नहीं, मेरी अभी सिर्फ सरकार से संबंधित ही मुलाकात है। संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाता है। जब भी संगठन के अध्यक्ष अभी प्रतिभा सिंह जी है, उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, तो आने वाले समय में हो जाएगा। सर बनने में देरी क्यों लग रही है? क्या कोई मतलब की दिक्कत आ रही है या क्या भैया? नहीं, हिमाचल प्रदेश में अभी बीजेपी के चुनाव तो हमसे पहले है, उनको ज्यादा देरी है। तो हमारे तो जब भी आएगा ना समय तो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टेट के फाइनेंसेस काफी देर से अंडर स्ट्रेस है, आपने काफी एफर्ट्स किए हैं, सो हाउ मच विल यू जनरेट इन द नेक्स्ट 1 ईयर देखिए, एडिशनल एफर्ट्स? फिस्कल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रोग्रेस से हम उसको आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा ये भी मानना है कि जो 2-2.5 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन वो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। बाहर कहते हैं कि हम फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। जब चुनाव हुए और चुनावों से पहले बीजेपी ने 50% सब्सिडी महिलाओं के लिए दे दी बस फ्री में, इलेक्ट्रिसिटी 125 यूनिट फ्री कर दी, डीजल 8 रुपए सस्ता कर दिया चुनाव जीतने के लिए, 600 के करीब इंस्टीट्यूशंस को दिए, और तरह तरह के प्रलोभन देके उन्होंने चुनाव जीतने की कोशिश की, इम्प्लीमेंट भी की, लेकिन जनता ने इन सब चीजों को नहीं माना और कांग्रेस को सत्ता में दोबारा लाया। हमारी सरकार चाहती है कि जो आम आदमी जिसको किसी चीज की जरूरत है उसको मिलना चाहिए। अब 5 स्टार होटल को भी पानी की सब्सिडी मिलेगी, बिजली की सब्सिडी मिलेगी, कंज्यूमर से तो वो पूरा टैक्स लेते हैं, तो ये जेन्युइन नहीं है। तो हमने 300 ऊपर की पूरी सब्सिडी जो भी थी वो सब हमने बंद कर दी, और जहां गरीब आदमी को, आम आदमी को सब्सिडी मिलनी चाहिए वो अब हमने सब्सिडी जारी रखी। हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जो मिल्क पर एमएसपी दे रहा है। हम गाय के दूध पर 51 रुपए एमएसपी दे रहे हैं, 2 रुपए फ्रेट चार्जेस के दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है किसान के लिए, अगर वो प्राकृतिक खेती के द्वारा गेहूं उगाता है तो अब 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे खरीद रही है। मक्की उगाता है 40 रुपीज की सरकार उससे खरीद रही है, और टर्मरिक हल्दी जो है वो 90 रुपीज प्राकृतिक खेती से उगाई सरकार खरीद रही है। तो रूरल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना है, इस दृष्टि से ये योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। थैंक यू। चाय पीने के लिए